अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने घुटनों में से अपना सर उठा लिया और खुदा ताला का शुक्र अदा किया। एक बहुत बड़ी बला टल गई थी, हाँ वक्ती तौर पर ही सही। पादरी की इंसान दोस्ती की इस नायाब मिसाल ने मुझे उनका गुरोविदा बना लिया था। मैं हैरान था कि पादरी ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे पनाह दी थी, हालांकि उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ और फौज मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। और फिर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ, तब भी उन्होंने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए झूठ बोलकर मुझे गोलियों का निशाना बनने से बचा लिया। मेरा दिल पादरी के लिए मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गया। फिर मैंने जीप के स्टार्ट होकर गिरजा के इहाते से दूर चले जाने की आवाज़ सुनी। मराठा रेजिमेंट के फौजी चले गए थे। मैं अपनी जगह पर उसी तरह सिमटा बैठा था। फिर मुझे तहखाने का दरवाज़ा खुलने और सीढ़ियों पर किसी के पुरसकून कदमों की चाप सुनाई दिया। ये पादरी ही हो सकते थे। किसी ने कब्र के पहलू का तख्ता एक तरफ हटा दिया। बाहर आ जाओ मेरे बेटे, वो चले गए हैं। पादरी की आवाज़ में वही मोहब्बत और शफकत थी। मुझे ये मोहब्बत कायनात के सितारों से लेकर धरती के पाताल के ज़रों तक फैलती हुई महसूस हुई। वो मुझे अपने साथ ऊपर अपनी कोठड़ी में ले गया। मैं अभी तक फैसला नहीं कर सकता था कि उन्हें अपनी वजाहत में क्या बयान दूँ, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करूँ। ज़ाहिर है मैं उन्हें अपनी असलियत से आगाह नहीं कर सकता था। जब मैंने उन्हें यह बताना चाहा कि मैं इंडियन फ़ौज का भगोड़ा हूँ, तो उन्होंने अपनी पुरसकून आंखें उठाकर मुझे देखा और प्यार से कहा, मेरे बेटे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तुमने पनाह मांगी थी, तुम यहाँ सुकून से बैठो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बना कर लाता हूँ। पादरी ने नीम गर्म पानी से खुद मेरा मुँह हाथ धुलाया, मुझे काफ़ी के साथ खाने को एक अंडा और ट्विस्ट दिया। उनके इस इंसान अफरोज़ सलूक के बावजूद मेरे दिल में अभी तक उनकी जानिब से हल्का सा खौफ मौजूद था कि कहीं वो मुझे इंडियन फ़ौज के हवाले न कर दें। हालांकि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो मराठा रेजिमेंट के सिपाही गिरजा से खाली हाथ न जाते। लेकिन इश्क हस्त हज़ारों बदगुमानी वाला मामला था। मैंने एक बार फिर वजाहत करने की कोशिश की तो पादरी साहब मुस्कराए। काफ़ी का प्याला उनके हाथ में था और वह आरामदा कुर्सी पर नेम दराज मुझे तक रहे थे। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मुझे यह भी मालूम है कि तुम कोई बहुत बड़ा जुर्म करके फ़ौज से भागे हो। लेकिन तुम जिस फिज़ा में इस वक्त मौजूद हो, वहाँ सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं पादरी की फरासत या उनके वजदान पर दंग रह गया। दिल ही दिल में इस ख्याल पर मुतमईन हुआ कि इन्हें मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का इल्म नहीं हुआ था, या कम अज़ कम मैं यही समझ रहा था। अगरचे मुझे यकीन था कि पादरी को मेरे जासूस होने का इल्म हो भी जाता तो वो मुझे फ़ौज या पुलिस के हवाले ना करते। फिर भी मैं अपने इस राज को अपने तक ही महदूद रखना चाहता था। मैंने उनके हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फादर, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने मज़हब के बारे में झूठ बोला, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे मुसलमान होने के बावजूद भी मेरे साथ इस कदर मोहब्बत का सलूक करेंगे। असल बात यह है कि रेजिमेंट में मेरा अपने एक साथी के साथ झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि मैंने उस पर गोली चला दिया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पादरी बड़ी ही पकीज़ा चमकीली आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक हल्का सा कॉफ़ी का घूंट ले लेते थे। मेरा वज़ाहती बयान सुनने के बाद उन्होंने कप तपई पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, अब तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम इस चर्च के अंदर हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। बाहर की फ़िज़ा में हो सकता है तुम मुझे बेबस पाओ। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मैं फ़ौजी छावनी के बहुत ही करीब था और किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी एक बहन रहती है। मैं उसकी मदद से राजस्थान की तरफ निकल जाऊँगा। लेकिन फादर, मैं फ़ौजी वर्दी में यहाँ से निकल नहीं सकता। इस तरह बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाऊँगा। क्या आप मुझे फालतू कपड़े दे सकते हैं ताकि मैं भेस बदल कर निकलूँ? पादरी कहने लगे, तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहते हो? नहीं फादर, मैंने जल्दी से कहा, इस वक्त बाहर खतरा है, फौजी मुझे पहचान लेंगे। मैं रात के अंधेरे में निकलना चाहूँगा। पादरी चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने थैले में से मुझे पादरियों वाला लिबास निकाल कर दिया। मैंने फौजी वर्दी उतार कर वो लिबास पहन लिया। उन्होंने पाँव में पहनने के लिए चमड़े की एक चप्पल भी दिया। मैं पादरियों वाले चोगे में हूबहू पादरी बन गया था। जंजीर वाली लकड़ी की एक सलीब भी उन्होंने मेरे गले में पहना दिया। मेरे सर पर पादरियों वाली बैठी हुई स्याह टोपी जमी हुई थी। दोपहर को पादरी ने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई। फिर उन्होंने मुझे आराम करने का मशवरा दिया। मैं सोना नहीं चाहता था,
लेकिन रात भर का जगा हुआ था। पादरी पर मुझे भरोसा भी था। मैं कोठड़ी में जाकर सो गया और ऐसा सोया कि उठा तो सूरज गरूब हो चुका था। मैंने गुस्ल किया। पादरी की नौकरानी गिरजा के कोने वाले किचन में खाना तैयार कर रही थी। पादरी ने कसदन मेरे सामने उसे नहीं आने दिया था। मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। पादरी ने मुझे 50 रुपये देते हुए कहा, इन पैसों की तुम्हें रास्ते में ज़रूरत होगी। मैंने पादरी के पाँव छू लिए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और बोले, बेटा मुझसे अगर कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने उनका हाथ चूम लिया। उन्होंने मेरे सीने पर सलीब का निशान बनाया। फिर एक ऐसी बात कह दी कि मेरा जिस्म अपनी जगह पर एक बार तो जैसे सुन्न होकर रह गया। कहने लगे, मेरे बेटे पाकिस्तान पहुंचने के बाद मेरा एक काम ज़रूर करना। वहाँ तुम्हें किसी भी मज़हब की कोई इबादतगाह नज़र आए तो मेरी तरफ से उनकी ताज़ीम ज़रूर करना। मेरी रूह को खुशी होगी। मैं उनका मुंह तक रहा था और मेरे माथे पर जैसे निदामत के मोती चमकने लगे थे। मैंने खामोशी से सर झुका दिया। उन्होंने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और शफकत से कहा, जाओ। तो मैं खुदावंद के हवाले किया। मैं बेख्तियार झुका और उनके कदमों को छू लिया। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगाया और मैं गिरजा के अकबी दरवाजे से निकलकर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में गिरजा के पीछे वाले कटहल के दरख्तों की तरफ रवां हो गया। मैं गिरजा के हाथे से निकलने लगा तो अचानक एक औरत सामने आ गई। उसने मरहट्टा औरतों की तरह साड़ी बांध रखी थी। नाक में बड़ा सा लौंग था और बालों को खींचकर पीछे जोड़ा बनाया गया था। मराठी में बोली, तुम फादर के मेहमान थे, मेरा खाना पसंद आया। मैं पादरी के भेष में था। मुझे मजबूरन मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने पलट कर देखा तो मरहट्टा औरत वहीं गिरजा की दीवार के पास खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। यह पादरी की मरहट्टा नौकरानी थी। मुझे शक हुआ कि कहीं से फौज ने जासूसी के लिए ना भेजा हो और वह भी जाकर उन्हें मेरे बारे में बता देगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस औरत को भी अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाए। मगर वह पादरी की नौकरानी थी और यह बात मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि मैं उनकी नौकरानी को हलाक करूँ। मैंने यही बेहतर समझा कि मुझे वहाँ से मज़ीद तेज़ी के साथ निकल जाना चाहिए। इस वक्त रात का पहला पैर शुरू हो चुका था और दूर पीछे चांदपुर छावनी के क्वार्टरों और 2 मंजिला फौजी इमारत में रोशन बत्तियाँ नजर आ रही थीं। मैंने लंबे लंबे डग भरना शुरू कर दिए। यह भी हो सकता था कि मेरा खदशा गलत हो और इस नौकरानी को मेरे बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल मैं जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ चांदपुर छावनी की बस्ती के नशेब को अबूर करके अंधेरे में दूसरी जानब कच्चे रास्ते पर आ गया। मेरा पादरियों वाला निस्वारी रंग का लंबा चोगा मेरे टखनों को छू रहा था। मैं बिल्कुल पादरी ही लगता था। इसके बावजूद मैं अभी तक खतरे में घिरा हुआ था। कच्ची सड़क दूर तक चली गई थी जिसके आखिर में बड़ी सड़क के खंभों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। कुछ तजब्जुब और कुछ घबराहट में मैंने ये कच्चा रास्ता तय किया और सड़क पर आ गया। मैं इस सड़क को पहचानता था। यह सड़क बोराला कस्बे को जाती थी जो अमरेली जाने वाली छोटी सड़क के दोराहे पर थे। बोराला से मुझे लारी में सवार होकर ढांड के रेलवे स्टेशन तक और फिर वहां से रेलगाड़ी पकड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना होना था। यह मरहला बड़ा कठिन था। रास्ते में किसी भी वक्त किसी जगह पर मुझसे पूछगछ हो सकती थी। अगरचे रात का वक्त था और मैं पादरी के भेष में था, फिर भी इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की शिकार निगाहों से बचकर निकल जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन मुझे हर हालत में अहमदाबाद अपने एजेंट के पास पहुंचना था। मैं बड़ी सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था कि पीछे से किसी गाड़ी की रोशनी मुझ पर पड़ी। मैं सड़क से उतरकर झाड़ियों की तरफ हो गया। गाड़ी मुझसे चंद कदम के फासले पर आगे जाकर रुक गई। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन यह देखकर किसी कदर तसल्ली हुई कि यह गाड़ी फौजी नहीं थी बल्कि भारत में बनी हुई पुराने मॉडल की एम्बेसडर कार थी। कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आई, फादर आपको कहाँ जाना है, तशरीफ़ लाइए। यह शख्स मुझे पादरी समझकर लिफ्ट दे रहा था। मैं आहिस्ता कदमों से चलता हुआ गाड़ी के पास आया और झुक कर बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने देखा कि गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी सवार था। यह खद्दर पोश भारी जिस्म का आदमी था। सर पर कांग्रेसी कैप रखी थी। वो सिगरेट पी रहा था। उसने कहा, फादर मैं ढांड जा रहा हूँ, आपको ढांड तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैं उसके साथ वाली सीट पर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बैठ गया। कार आगे को चल पड़ी। इस खद्दर पोश ने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बताया कि मैं चांदपुर अपने पादरी भाई से मिलने आया था, अब वापस ढांड जा रहा हूँ। खद्दर पोश ढांड कांग्रेस कमेटी का सदर और वहाँ का जमींदार था। आदमी बाइखलाक था।
اس نے تھرماس میں سے کافی نکال کر کپ میں ڈالی اور مجھے پیش کیا۔ میں خاموشی سے کافی پینے لگا۔ میری آنکھیں گاڑی کی دائیں جانب باہر لگے شیشے کو دیکھ رہی تھیں کہ پیچھے سے کوئی فوجی گاڑی تو میرے طاقوں میں نہیں آ رہی۔ پیچھے سے دو ایک ٹرک ہمیں اوور ٹیک کرتے ہوئے گزر گیا۔ خدر پوش کانگریسی بولا، فادر، میں گاڑی چلاتے ہوئے کبھی جوش میں نہیں آتا۔ جس کو گزرنا ہو اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ خواہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ میں نے اس کے اس جذبے کی تعریف کی، تاہم وہ سڑک کو جہاں خالی پاتا گاڑی کی رفتار تیز کر دیتا۔ دور سے بورالا قصبے کی بتیاں نظر آئیں۔ قصبے کے قریب پہنچے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سڑک پر رکاوٹ کھڑی تھی اور دو ملٹری پولیس والے گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں گاڑی سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ گاڑی رکاوٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ خدر پوش کانگریسی کہنے لگا، یہ خواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پیچھے بھی فوجیوں نے میری گاڑی کو چیک کیا تھا۔ بھلا ایسا کون سا طوفان آ گیا ہے؟ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑی کر دیا۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس پوری طرح مجتمع کر لیے تھے اور چہرے پر پادریوں جیسی شفقت بھری مسکراہٹ طاری کر لی۔ دو ملٹری پولیس کے جوان ہماری گاڑی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر مجھے دیکھا تو میں نے پادریوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دیا۔ اب وہ خدر پوش کانگریسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے لائسنس لے کر ٹارچ کی روشنی میں غور سے دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، نکل چلو آگے۔ ساتھ ہی ایک فوجی نے سڑک پر رکاوٹ کے پاس کھڑی فوجی پولیس کے جوانوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے سڑک پر سے رکاوٹ ایک طرف کھسکا دیا۔ ہماری گاڑی آگے نکل گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس بھر کر خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ یہ بلا ٹل گئی تھی۔ میرا کانگریسی ساتھی ان فوجیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ پھر بولا، فادر، آج کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے ضرور دشمن کا کوئی جاسوس ادھر گھس آیا ہے، لیکن بھلا اس کو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو پہلے ہی مٹی کا تیل نہیں ملتا۔ وہ باتیں کیے جا رہا تھا۔ میں ہوں ہاں میں کسی وقت جواب دے دیتا تھا۔ پادری کے لباس نے مجھے بچا لیا تھا، نہیں تو میری باقاعدہ چیکنگ ہوتی، مجھ سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی، ہو سکتا ہے انہیں مجھ پر شک پڑ جاتا۔ بہرحال خطرے کا ایک محاذ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میں آگے کی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی مجھے کئی مورچوں کے سامنے سے گزرنے کا خطرہ مول لینا تھا۔ قصبہ بورالا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم ڈھانڈ پہنچے۔ میرا میزبان بولا، فادر، آپ اتنی رات گئے کہاں جائیں گے؟ میرے ساتھ میری حویلی میں چلیے، رات وہیں آرام کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرے بچے، ڈھانڈ میں میری بڑی بہن کا گھر ہے، میں اپنی بہن کے گھر پر ہی ٹھہرا ہوا ہوں۔ تمہاری میزبانی کا بہت بہت شکریہ، خداوند تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے صلیب کا نشان بنا کر اسے دعا دیا اور قصبے کی ایک اندھیری گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ ایک مکان کی اوٹ میں چھپ کر میں نے پیچھے دیکھا۔ میرے خدر پوش میزبان کی گاڑی قصبے کی دوسری جانب چلی جا رہی تھی۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں اندھیری گلی میں سے نکل کر خاموشی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ اس علاقے سے میں کئی بار گزرا تھا۔ اب مجھے سارے راستے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ میں اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کر سکتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن ویران تھا۔ برآمدے میں کچھ مسافر بیٹھے اونگ رہے تھے، کچھ کراٹے لے رہے تھے۔ بلنگ آفس بند تھا۔ گیٹ پر کوئی بھی ٹکٹ بابو نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ احمد آباد جانے والی گاڑی امراوتی سے کس وقت یہاں پہنچتی ہے۔ ایک مسافر سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ احمد آباد والی پیسنجر ٹرین رات کے 12:15 بجے آئے گی۔ خوش قسمتی سے کافی وقت گزر چکا تھا اور ٹرین کے آنے میں اگر وہ صحیح ٹائم پر آ گئی تو صرف پون گھنٹہ باقی تھا۔ میں ایک بینچ کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور یوں دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں کے ساتھ لگا لیے جیسے عبادت کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اڈے پر صرف ایک تانگا کھڑا تھا، رکشا وغیرہ کوئی نہ تھا۔ پیپل کے درخت کے پاس جو چائے کی دکان تھی، دو ایک گاہک ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور تیز تیز باتیں کر رہے تھے۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ اندازے سے میں کچھ دیر بعد اٹھا اور اسٹیشن کے برآمدے میں آ کر گھڑی دیکھی۔ ابھی ٹرین آنے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ میں بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بڑے تذبذب اور ہیجان کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ کم بخت ٹرین آج پھر لیٹ تھی۔ رات 1:15 بجے اس کے انجن کی آواز دور سے سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ میں ایک ڈبے میں سوار ہو کر لیٹرین کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو لیٹرین میں گھس جاؤں گا۔ ٹکٹ میں نے پہلے ہی خرید کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ خدا خدا کر کے انجن نے سیٹی دی اور ٹرین پلیٹ فارم پر کھسکنے لگی۔
इस ट्रेन को मुँह अंधेरे अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कम वक्त रास्ते में फिर लेट हो गई। एक वीराना स्टेशन पर ऐसी रुकी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद आगे रेलवे लाइन की मरम्मत हो रही थी और ड्यूटी पर मौजूद गैंगमैन सो गया था। स्टेशन से एक आदमी उस तरफ भागा। वहां जाकर गैंगमैन को जगाया। उसने सब्ज बत्ती का इशारा दिया तो ट्रेन जूं की चाल रेंगने लगी। जिस वक्त अहमदाबाद आया तो सुबह हो चुकी थी। ये बात मेरे हक में सूदमंद रही थी। अहमदाबाद बहुत बड़ा स्टेशन था। यहाँ अगर मेरे बचने के इम्कानात भी थे तो पहचाने जाने का एहतमाल भी था, क्योंकि प्लेटफार्म पर सिविलियन पुलिस के साथ साथ मिलिट्री पुलिस के जवान भी गेट के पास खड़े घूर घूर कर मुसाफिरों को तक रहे थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे लामहला थर्ड क्लास वाले गेट में से ही गुजरना था। अब ख्याल है कि मुझे सेकंड क्लास का टिकट लेना चाहिए था। मैं रश के बीच में घुस गया और मुसाफिरों के रेले के साथ खुद ब खुद गेट की तरफ बढ़ने लगा। जब मैंने महसूस किया कि मैं मिलिट्री पुलिस के जवानों की तेज निगाहों की जद में हूँ, तो मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजाना सी मुस्कुराहट तारी की और एक नेक दिल पादरी की तरह दायां हाथ ऊपर उठाकर मुसाफिरों को सब्र की तलकीन करने लगा। जब मैं गेट से निकलकर स्टेशन लॉबी में आया तो मिलिट्री पुलिस का एक फौजी मेरी जानिब आकर बोला, फादर आपको सर्जेंट बुला रहे हैं। मेरे पांव तले एक बार तो ज़मीन जैसे खिसक गई। मुझे अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अहमदाबाद स्टेशन पर आने का खतरा क्यों मोल लिया। मुझे हस्बे साबिक एक स्टेशन पीछे उतर जाना चाहिए था। मैंने मुस्कुराकर फौजी जवान की तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे लेकर दर्जा अव्वल के गेट पर ले गया। यहाँ एक तेज चमकीली आंखों वाला नौजवान मरहट्टा कैप्टन लोहे की कुर्सी पर बैठा था। मेरी ताज़ीम में वो उठ खड़ा हुआ और बड़े अदब से अंग्रेजी में बोला, फादर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने जानबूझकर अंग्रेजी बोलने से एतराज़ किया और मरहट्टी में कहा, मैं अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानता। क्या तुम मरहट्टी जानते हो? मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो मरहट्टा ही था। मैंने उस मरहट्टा फौजी को बड़े पुरसकून लहजे में बताया कि मैं अमरीली से आ रहा हूँ। वहाँ मेरा छोटा भाई गिरजा का पादरी है, उससे मिलने गया था। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे खदशा हुआ कि कहीं इस बदबख्त को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। बज़ाहिर मुझ पर शक करने की कोई वजह नज़र नहीं आती थी, लेकिन फ़ौरन ही मुझे वो वजह नज़र आ गई। कैप्टन ने मेरी तरफ बदस्तूर घूरते हुए कहा, लेकिन फादर आप तो ढांड रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए हैं। मैं अंदर ही अंदर चौंक गया, ऊपर से पुरसकून रहा। कम बखत के आदमी ढांड तक फैले हुए थे। मैंने कहा, ढांड तक मुझे एक शरीफ कांग्रेसी लीडर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। शायद इस नौजवान कैप्टन ने मेरे दिल के अंदर छुपी हुई घबराहट को भांप लिया था। कहने लगा, फादर कुर्सी पर तशरीफ़ रखें। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बेटे, लेकिन मुझे जल्दी अपने चर्च पहुंचना है। मरहट्टे कैप्टन ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और बोला, फादर आप कौन से चर्च के पादरी हैं? अहमदाबाद शहर के सिर्फ एक ही चौक में मैंने गिरजा घर की इमारत 2-3 बार देखी थी। उस चौक का नाम भी मुझे याद था। मैंने यूं ही उस चौक वाले गिरजा का नाम ले दिया। मराठा कैप्टन बोला, फादर माफ़ कीजिएगा, मगर हमें आपके साथ उस चर्च में जाकर पता करना होगा कि आप वहाँ कब से सर्विस कर रहे हैं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अब मैंने पूछ लिया कि आखिर यह तफ्तीश किस सिलसिले में की जा रही है। मराठा कैप्टन ने कहा, सॉरी फादर, ये बात हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप हमारी जीप में बैठकर हमारे साथ चर्च जाएंगे। तशरीफ़ लाइए। मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। उस बात में सर झुका दिया। फौजी जीप स्टेशन के बाहर एक तरफ खड़ी थी। मुझे मिलिट्री पुलिस के 2 तनोमंद नौजवानों ने अपने घेरे में ले लिया था। मराठा कैप्टन आगे आगे चल रहा था। जीप के ड्राइवर ने उतरकर सैल्यूट किया। मराठा कैप्टन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे अपने साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। दूसरे फौजी जीप के पीछे बैठ गया। जब जीप चली तो मैंने इतना दबी ज़बान में ज़रूर कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक इससे पहले शायद कभी रवा नहीं रखा गया। इस पर मराठे कैप्टन ने बड़े अदब से माजरत चाहिए और कहा, मगर फादर, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इस वक्त हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। सॉरी फादर, हमें अपनी तफ्तीश पूरी करनी होगी। उनकी नेशनल सिक्योरिटी को जो मामला दरपेश था वो खुद मैं ही था, लेकिन इस वक्त मैं जिस मुश्किल में आहिस्ता आहिस्ता फंसता चला जा रहा था उससे भी बखूबी वाकिफ़ था। यह बिल्कुल ऐसी बात थी जैसे मेरे सामने बहुत बड़ी खूंखार वहील मछली का पहाड़ जैसा मुंह खुला था और हालात के बिफरे समंदर की लहरें मुझे धीरे धीरे से उसकी तरफ धकेले लिए जा रही थीं। एक बार मैं इस खौफनाक वहील मछली के मुंह में चला गया
तो फिर वहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। फौजी जीप किसी फौजी दफ्तर की तरफ चली जा रही थी। अहमदाबाद के बाज़ारों में दुकानें अभी अभी खुली थीं। चाय की दुकानों पर लोग नाश्ता कर रहे थे। एक दुकान पर रेडियो खुला था, जिसमें से किसी औरत के गुजराती भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। मैं अगर छलांग लगा देता तो मेरा मुकद्दर शीशे की गोलियां थीं। जीप को ब्रेक लगती और मुझ पर गोलियों की बौछार पड़ती। जीप शहर के गुंजान बाजार से निकलकर एक कुशादा सड़क पर आ गई। फुटपाथ पर दरख्तों के साए थे। लोग साइकिलों और रिक्शों में बैठे अपने अपने काम पर जा रहे थे। एक बुलंद इमारत के फ्लैट की खिड़की में से एक औरत हाथ बाहर निकालकर चादर को झाड़ रही थी। न जाने क्यों उसकी खुशकिस्मती और आज़ादी पर मुझे रश्क आने लगा। जीप सड़क का मोड़ घूम गई। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा था। इस किस्म की सूरत हाल से मैं पहले भी दो चार हो चुका था। हर बार मैंने गाड़ी में से छलांग ही लगाई थी। इस बार भी मैं इसी लाइन पर सोच रहा था कि चौंक पड़ा। गाड़ी जिस चौक में पहुंच चुकी थी, मैंने उसे पहचान लिया था। वो गिरजा इसी चौक में था जहां मुझे ले जाया जा रहा था, और जिसके मुतालिक मैंने झूठ बोला था कि मैं वहां पादरी की हैसियत से मुतय्यन हूँ। अब मेरे पास छलांग लगाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि मेरे सोचते सोचते जीप चर्च के अहाते में जाकर रुक गई थी। जीप के रुकते ही चारों फौजी जवान बाहर कूद पड़े। उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। उनके पास स्टीन गन्ने नहीं थी, मगर उनके हाथ अपनी पेटियों पर थे जिनमें पिस्तौल लटक रहे थे। एक कप्तान चर्च के महाराबी दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो बंद था। उसने घंटी का बटन दबा दिया। थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक सफ़ेद बालों वाले पादरी दरवाज़ा खोलकर नमूदार हुए। फौजियों को देखकर कुछ ताज्जुब का इजहार किया, फिर मेरी तरफ देखा। मराठा कैप्टन उनको मेरे पास ले आया और मेरी जानिब इशारा करते हुए बोला, फादर, इन पादरी साहब को आप जानते हैं। ये कहते हैं कि ये इस चर्च के पादरी हैं। मैं खाली खाली नज़रों से सफ़ेद बालों वाले पादरी की तरफ देख रहा था। उनका रंग गहरा सांवला था और वो एंग्लो इंडियन लगते थे। उन्होंने आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए मेरी तरफ गौर से देखा और बेख्तियार पुकार उठे, अरे फादर एडवर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं तो आप ही की राह देख रहा था, मगर ये क्या, आप तो फौज लेकर यहाँ आए हैं। फिर मराठा कैप्टन की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, कैप्टन साहब, आप फादर एडवर्ड को नहीं जानते। ये हमारे इस चर्च के लाट पादरी हैं। मैं गोवा से यहाँ मिलने आया तो पता चला कि ये बहर गए हुए हैं। मैं तो हालात की इस काया पलट और इस दूसरे पादी के अजीम किरदार पर दंग होकर रह गया। हाँ, उन्होंने अपने एक दीनी भाई को किसी मुश्किल से बचाने के लिए ये अदाकारी की थी, लेकिन मैं उनके इस अजीम शान एहसान को आज भी याद करता हूँ तो मेरा सर अदब से उनके ख्याली तस्वुर के सामने झुक जाता है। मराठा कैप्टन बहुत हद तक मुतमईन हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर शक व शुबे की एक हल्की सी लकीर अभी मैं वाज़े तौर पर देख रहा था। मैं आगे बढ़कर उन पादरी साहब से बगलगीर हो गया और यूं ही गर्म जोशी और तपाक से बातें करने लगा। पादरी साहब ने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था और कैप्टन से कह रहे थे, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप हमारे फादर एडवर्ड को खुद यहाँ क्यों लाए हैं। मराठा कैप्टन पहली बार जरा सा मुस्कुरा कर बोला, सॉरी फादर। उसने वापस पलटकर अपने जवानों को जीप में बैठने का इशारा किया। सारे फौजी जीप में सवार हो गए और जीप गिरजा घर के गेट से बाहर निकल गई। नए पादरी मुझे साथ लेकर चर्च के कमरे में दाखिल हो गया। वो चुप थे। यह कुशादा हाल था जिसमें लकड़ी की कुर्सियां तरतीब से लगी थीं। बीच में एक राहदारी सीधी सामने अल्टर को जाती थी। पादरी साहब ने अपना तारुफ यूँ करवाया, मेरा नाम कार्लोस है, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। तुम्हें इंडियन मिलिट्री पुलिस के निर्गम में देखते ही मैं समझ गया था कि तुम किसी भारी मुश्किल में हो। मैंने उस वक्त तुम्हें उस मुश्किल से निजात दिलाने का फैसला कर लिया था। चुनाचे जब इंडियन कैप्टन ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने वो कुछ बता दिया जो तुमने सुन लिया। अब ये बताओ बिरादर कि तुम फौज की जद में कैसे आ गया। कहीं तुमने किसी फौजी के घर में चोरी तो नहीं की?